हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी भी बिल्कुल हम समाप्ति की ओर हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था वो किया था फिजियोलॉजी में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। कल हमने इनके नाम समझे थे, जैसे जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, पैराथायराइड ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं हो गई, ये भी आपकी ग्रंथि हैं। यौन ग्रंथियां यानी कि जो गोनाड्स हैं आपके, थाइमस ग्रंथि, इन सभी के बारे में कल हमने नाम सुना था। और जो हमारी विस्तृत चर्चा हुई थी वो हुई थी पीयूष ग्रंथि पर, जिसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसके हमने 3 भाग देखे थे। कौन सा था? आपका था पहला, जिसे हमने कहा था पार्स डिस्टालिस। दूसरा था जिसे हमने कहा पार्स इंटरमीडियन। तीसरा आपका था पार्स नर्वोसा। इन तीनों के बारे में हमने चर्चा किया था। अग्र पीयूष ग्रंथि से, यानी कि जो हमारी पार्स डिस्टालिस ग्रंथि थी, वहां से जो हार्मोन निकल रहे थे उसमें से मुख्यतः जो हार्मोन थे वो थे आपके सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, यानी कि जिसे हम वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। हमने इसमें देखा था कि जो हमारा वृद्धि हार्मोन है, अगर ये इसका अत्यधिक स्राव हो रहा है तो व्यक्ति या जो बच्चा है किशोरावस्था में भीमकाय हो जाएगा। अगर इसका स्रावण कम हो रहा है तो बच्चा जो है वो बौना हो जाएगा। साथ ही साथ हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में समझा था। ये भी आपके जो आपका अग्रभाग है, अग्र पीयूष ग्रंथि है, वहां से निकल रहा था। तीसरे हार्मोन की बात हमने की थी, जो कि था आपका एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये भी आपके अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन था, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। एक और हार्मोन हमने देखा था जो कि था आपके गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। ये हार्मोन, यहाँ से 2 हार्मोन निकलते हैं। 2 प्रकार का हार्मोन होता है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्त्री के अंडाशय में अंड जनन का नियमन करता है। अगर हम बात करें इसी हार्मोन की, तो ये पुरुष के वृषण में ये हार्मोन शुक्रजन का नियमन करता है। साथ ही साथ हमने एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का नाम सुना था। किसमें था? ये भी आपके गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन में था। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग था, ये भी जनन क्रिया का ही नियमन कर रहा था। और ये महिलाओं में ये जो आपके महिलाओं में होता है, कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावण कर रहा था। पुरुषों में ये जो था वो क्या कर रहा था, इसी जो पुरुषों में ये हार्मोन निकलता है, इसी हार्मोन को हमने क्या नाम दिया था? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलिंग हार्मोन नाम दिया था। और साथ ही साथ हमने एक हार्मोन की और चर्चा की थी जो पश्च से निकल रहा था, यानी कि अग्र हमारे पीयूष ग्रंथि से निकल रहा था, वो था लैक्टोट्रॉफिक हार्मोन। इतने हार्मोन की हमने अग्र में चर्चा की थी। पश्च में हमने देखा था यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वहां से मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकल रहा था। और अगर हम बात करें पश्च की, तो ये जो पश्च पीयूष ग्रंथि था, यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन नहीं निकल रहा था, बल्कि हाइपोफाइसिस सिस्टम के द्वारा यहाँ पर हार्मोन लाया जा रहा था, जो कि 2 प्रकार का था, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन आपने देखा था, ये आपके रक्तचाप को बढ़ाने और सोडियम आयन का रिटेंशन करने का काम कर रहा था। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये महिलाओं में प्रसव के समय रक्त को कम करने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये दुग्ध को स्तन ग्रंथियों में लाने का कार्य करता है।
तो ये इतना कल हमने समझा था अपने पीयूष ग्रंथ के बारे में। उम्मीद है कि आपने कल की क्लास बहुत ही अच्छे से रिकॉल कर ली होगी और अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है ग्रंथियों की तो जाकर प्लीज़ क्लास को ले लीजिए। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, यानी कि थायराइड ग्रंथि क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कल हमने एक ग्रंथि कंप्लीट की थी। आज की क्लास में हम 2 ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन-कौन से? तो पहला तो हम देख रहे हैं थायराइड। थायराइड देखेंगे हम कि ये क्या होती है, कहाँ उपस्थित होती है, किसका निर्माण करता है या किस हार्मोन को निकालता है। साथ ही साथ इसकी अधिकता कमी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये होता कहाँ है? बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, ये होता कहाँ है? कल आप सभी ने फिगर देखा था, कल हमने एक फिगर लगाया था जो कि आपके बुक ही का था। उसमें आपने हर ग्रंथि के स्थिति को देखा था। एक मोटा-मोटी आपने देखा कि कहाँ पर कौन-सी ग्रंथि आपको दिख रही थी। लेकिन आज हमें उसके एग्ज़ैक्ट जो उसकी स्थिति है उसके बारे में समझना है। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है ये गर्दन में स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित होता है। कहाँ होता है? तो ये गर्दन में स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच में स्थित होता है। यह द्विपिंडकीय होता है तथा दोनों पिंड आपस में एक पतले सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर सेतु का मतलब क्या है? यहाँ पर सेतु का मतलब एक ब्रिज बोल सकते हैं। सेतु का मतलब होता है ब्रिज के द्वारा ये जुड़े होते हैं। यह सेतु इस इस्थमस कहलाते हैं। क्या ये इस नहीं है, सॉरी। ये जो सेतु होते हैं ये इस्थमस कहलाते हैं। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कीजिएगा। थायराइड ग्रंथि का आकार तितली नुमा होता है। ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे मैंने फिगर तो नहीं लगाया है, अगर आपके पास बुक होगी तो देखिएगा, अदरवाइज आप वैसे भी गूगल पर सर्च करेंगे थायराइड ग्लैंड तो आपको उसका फिगर दिखेगा। इसका जो आकार होता है वो तितली नुमा होता है। यह ग्रंथि कई छोटी-छोटी पुटिकाओं की बनी होती हैं। अगर हम बात करें तो ये जो ग्रंथि होती है, ये छोटी-छोटी पुटिकाओं यानी कि जो फॉलिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। इन फॉलिकल्स यानी कि इन पुटिकाओं के बीच के रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। ये जो पुटिकाएँ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन पुटिकाओं के बीच में रक्त कोशिका का जाल बिछा होता है। पुटिका कोशिका एक लसदार एवं पारदर्शक द्रव्य का स्राव करता है। क्या करता है? ये एक पारदर्शक द्रव्य का स्राव करता है जिससे थायराइड हार्मोन उपस्थित होता है। ये जो स्राव हो रहा है ना, ये इसी में आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड हार्मोन उपस्थित होते हैं। अब ये जो पुटिकाएँ हैं, पुटिकाओं के बीच में सी कोशिकाएँ पाई जाती हैं। ये सी कोशिकाएँ कैल्सिटोनिन प्रोटीन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। जो ये आपकी सी कोशिकाएँ हैं, आपसे पूछा जाए कि कैल्सिटोनिन प्रोटीन नामक हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है? तो सी कोशिकाएँ, ये जो हमारी सी कोशिकाएँ हैं, यही कोशिकाएँ कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। किसका? कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। ठीक। अब ये जो थायराइड हार्मोन है, ये जो थायराइड हार्मोन है, वैसे तो ये आपको 4 प्रकार के देखने को मिलेंगी, लेकिन उनमें से केवल थायरॉक्सिन हार्मोन ही रक्त कोशिकाओं के मध्य में रक्त परिसंचरण में डाला जाता है। ये हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होते हैं जो शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। आपको पता है कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन व्यक्ति के
शारीरिक और मानसिक वृद्धि दोनों की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि आयोडीन की अगर कमी हो जाती है तो व्यक्ति को कौन सा रोग होता है। हालांकि एक बहुत ही कॉमन सा रोग है घेंघा, जिसके बारे में आप सभी ने सुना है। और ये होता कहाँ है, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको होता है। बेसिकली ये एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में होने वाला रोग होता है। ऐसे जगह पर जहाँ पर आप जब आपके भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, तब व्यक्ति को ये घेंघा नामक रोग हो जाता है। ठीक, आगे क्या देखते हैं। आगे हम अगर बात करें, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है, इसके कार्य क्या होते हैं। ये यूं ही निकल रहा है या फिर हमारे शरीर में इसके कुछ कार्य होते हैं। अगर हम बात करें थायरॉक्सिन हार्मोन की, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कई कार्य होते हैं हमारे शरीर में। पहला, ये हृदय गति को तेज करता है। जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये हमारे हृदय गति को तेज करता है। आपने देखा क्या देखा कि आपके शरीर में थायराइड हार ये क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का रक्त कोशिकाओं के माध्यम से रक्त परिसंचरण में इसे डाला जाता है और इसमें पाया जाता है आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। और आपने ये भी आपको पता है कि आयोडीन किसमें होता है, नमक में होता है। तो जब व्यक्ति के हृदय संबंधी कोई रोग होता है तो उसे आप नमक बैन कर देते हैं, नमक उसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसमें सोडियम होता है। और साथ ही साथ ये आयोडीन भी जो है, इसकी आयोडीन की अधिकता से भी ये आपके जो ये आयोडीन होने की वजह से ये आपके शरीर की गति को बढ़ाता है। यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये आपके हृदय की गति को तेज करता है। और ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि ये जो आयोडीन है, आयोडीन ही शरीर की गति को तेज करता है, हृदय की गति को तेज करता है, ठीक? तो इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पहलुओं को समझते हुए चलिएगा। अगला है मानसिक एवं शारीरिक विकास वृद्धि करना, शरीर के ताप नियंत्रण में सहायता करना। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। उपापचय क्रिया का नियमन करना, ये उपापचय क्रिया का नियमन करता है। माताओं में दूध वृद्धि में सहायता करता है। यानी कि जो माताएं हैं वो उनके दूध वृद्धि में ये सहायता करता है, ठीक? तो ये इसके कुछ बेसिक से कार्य थे जो कि ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। ये आपने समझा कि थायराइड ग्लैंड क्या है, किसका ये उत्सर्जन करता है और जिस हार्मोन का ये उत्सर्जन कर रहा है वो हार्मोन कार्य क्या कर रहा है, ठीक? ये आपने मोटा-मोटी समझ लिया। अब अगर हम बात करें कि अगर ये हार्मोन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर ये हमारे शरीर में इसका स्राव अल्प मात्रा में हो, यानी कि अगर इसका जितना श्रावण होना है उससे ये कम हो, तो क्या होगा? वैसे तो आप सभी को पता है कि आयोडीन हम भोजन से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निरंतर निकलता रहता है और थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं की संख्या बढ़ती रहती है। अब कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से इस ग्रंथ में आपको गांठ देखने को मिलता है। इसी गांठ को हम गलगंड या फिर ग्वाइटर या फिर घेंघा नाम से जानते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, घेंघा का नाम हम सब सुने हैं। लेकिन ये जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसका अगर अल्प श्रावण हो रहा है तो इससे कुछ और भी रोग होते हैं। जैसे 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 बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक रोग होना। अब ये क्रिटिनिज्म क्या है? ये नाम आपने जब न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा था और वहाँ पर जब आप मिनरल्स की चर्चा कर रहे थे, मिनरल्स में भी जब आपने आयोडीन की चर्चा की थी, तब वहाँ पर आपने ये नाम सुना था। बेसिकली हम यहाँ पर वही रोग पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे हार्मोन में आयोडीन पाया जा रहा है और आयोडीन की कमी या अधिकता से
जो रोग हो रहा था वही रोग आपको थायराइड ग्रंथि के अधिक हार्मोन स्रावण करने या फिर आप कम स्रावण करने से होगा। तो जो क्रेटिनिज़्म है, क्रेटिनिज़्म ये बच्चों में होने वाला रोग है। किसकी कमी से? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्रावण से होता है। अब इसमें होता क्या है? तो जो बच्चा है वो शारीरिक और मानसिक रूप से उसकी वृद्धि रुक जाती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे की लंबाई काफ़ी कम रहती है, बच्चा छोटे कद का हो जाता है। अगर हम बात करें ये अगर वयस्कों में कम हो रहा है, तो वयस्कों में इस हार्मोन की कमी से मिक्सेडीमा नामक रोग हो जाता है। किस कौन-सा रोग? मिक्सेडीमा रोग हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे आपने बच्चे का देखा तो बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, उसकी वृद्धि विकास रुक गई। वैसे ही बड़ों में क्या लक्षण है यानी कि जो वयस्कों में ये मिक्सेडिमा हो रहा है, इसका क्या लक्षण है? इससे मांसपेशियाँ काफ़ी कमज़ोर और दुर्बल हो जाती हैं, हृदय गति मंद पड़ जाती है, सिर में काफ़ी दर्द रहता है, बाल भी झड़ने लगते हैं, बालों की चमक खत्म हो जाती है, बाल आपके कड़े हो जाते हैं, व्यक्ति का शरीर सुस्त हो जाता है, उसे थकान बहुत जल्दी लगती है, शरीर का तापक्रम भी कम हो जाता है, रोगी को ठंड भी काफ़ी महसूस होता है, तो ये कुछ लक्षण देखने को मिलता है। तीसरी अगर हम बात करें तो ये है गलगंड, घेंघा या फिर ग्वाइटर। ये गले के पास एक बड़ा-सा फूली हुई गाँठ सदृश ये रहता है, ठीक? अब ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके शरीर में ये थायरॉक्सिन हार्मोन अल्प मात्रा में स्रावित हो रहा है, तो इसका क्या असर पड़ेगा या फिर उसे क्या कौन-सा रोग होगा? ऐसे ही जैसे इस हार्मोन के कम स्रावण से व्यक्ति को दुष्प्रभाव होता है, व्यक्ति अनेक समस्याओं का सामना करता है। ऐसे ही कुछ आपके अगर ये हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर ये अत्यधिक स्रावण होने लगे, यानी कि आपको बताना है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावण से क्या होता है। अगर हम बात करें कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यधिक स्रावण से एक्सो एक्सोप्थेल्मिक रोग होता है, जो कि एक क्या होता है ये एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर रोग होता है, जिसे ग्रेविस का रोग भी कहते हैं। तो आपने ये शायद से नाम हमने आयोडीन जब पढ़ा था तो वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था, इस नाम का ज़िक्र नहीं हुआ था, तो इसे आप नोट डाउन कीजिएगा। उसके अलावा अब जब ये आपको एस्पोप्थेल्मिक रोग हो रहा है, तो ऐसे में कुछ लक्षण भी तो दिखेंगे। क्या लक्षण हैं ज़रा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, सबसे पहला लक्षण आपको क्या देखने को मिलेगा? तो ये पहला लक्षण नहीं है मतलब आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। पहला है आपका उपापचय क्रिया अधिक तीव्र होना, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ग्रेविस रोग हुआ है या जिसे हमने अभी कहा एक्सोप्थेल्मिक रोग हुआ है, तो इसमें जो उपापचय क्रिया है वो अधिक तीव्र हो जाती है। साथ ही साथ हृदय की गति बढ़ जाती है, त्वचा आपकी लाल हो जाती है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, शरीर के भार भी बढ़ जाते हैं, नाड़ी गति तेज हो जाती है, यानी कि जो आपकी पल्स रेट है वो भी बढ़ जाती है, आँखों की पुतलियों में वसा का जमाव होने लगता है, जो आँखों की पुतलियाँ हैं उसमें वसा की जमाव होने लगता है, जिससे आँखों की जो गोली है, गोली बड़ी-बड़ी होकर बाहर की ओर निकली हुई आपको दिखाई देती है। इसे हम इस स्थिति को एक्सोप्थेल्मिया नाम देते हैं। क्या देते हैं ज़रा यहाँ पर आप नाम नोट करिएगा। जो आँखों की बढ़ी हुई आपको पुतलियाँ, जो आँखों की गोल पुतलियाँ हैं वो बढ़ी हुई आपको दिख रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये आपका एक्सोलोप्थेल्मिया है। एक्सोथैल्मिया, सॉरी थैलेमस है ये, ठीक? तो
ये आपने लक्षण देखे, जैसे नाड़ी की गति तो देखी आपने, साथ ही जो रोगी होता है वो काफ़ी बेचैन होता है, चिंतित होता है, चिड़चिड़ा होता है। अब देखिए बेसिक सी बात है कि अगर किसी की त्वचा लाल हो गई है, परेशान है, उसके हृदय की गति बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है तो व्यक्ति को पसीना भी खूब होगा। व्यक्ति साथ में उसकी जो नाड़ी की गति है वो भी बढ़ गई है। व्यक्ति को इसे रोगी को हांफा भी आता है, हांफने लगता है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी तो व्यक्ति चिंतित तो होगा ही, चिड़चिड़ा होगा ही, बेचैन तो होगा ही। तो ये भी एक लक्षण आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर बढ़ी हुई इसकी मात्रा है तो इसमें स्त्रियों में क्या प्रभाव पड़ेगा? स्त्रियों में इससे अत्यधिक श्रावण से रजोधर्म अनियमित एवं पीड़ादायक होता है। अगला है थायराइड ग्रंथि के सी कोशिकाओं से कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का स्राव। जो ये स्राव होता है वो क्या होता है? स्राव ये होता है, अസ്ഥियों अस्थि तथा वृक्कों पर क्रिया करता है और रक्त में कैल्शियम के स्तर को भी कम करता है। तो ये आपने देखा क्या थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में क्या समझा? बहुत कुछ नहीं समझा आपने, बस यही इतना समझा कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये बेसिकली होता कहाँ पर है? तो थायराइड ग्लैंड जो आपका है ये गर्दन में स्वर यंत्र और श्वास नली के बीच होता है। आपने इसके जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है थायरॉक्सिन, जिसमें पाया जाता है आयोडीन। कार्य क्या करता है? तो हृदय की गति को बढ़ाता है, मानसिक एवं शारीरिक विकास और वृद्धि करता है, शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, उपापचय क्रिया का नियमन करता है। ये सारे आपने देखे। साथ ही साथ अगर ये अल्पस्राव हो रहा है तो इससे 3 रोग हमने देखा, क्या-क्या? एक तो क्रिटिनिज्म जो कि बच्चों में हो रहा था, दूसरा आपने देखा मिक्सिडिमा जो कि वयस्कों में हो रहा था, तीसरा आपने देखा गलगंड यानी कि घीघा, जो कि आपको एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों में देखने को मिलेगा। और आपने साथ ही साथ इसकी अधिकता से होने वाले रोग को देखा जो कि आपका एक्सोप्थेल्मिया था, ठीक? इसी में आपने देखा जो एक्सोप्थेल्मिया है इसमें आँखों की पुतलियों में क्या हो जाता है? ये वसा का जमाव हो जाता है और इस स्थिति को एक्सोप्थैलेमस के नाम से जानते हैं, ठीक? क्या कहते हैं? तो जो हमारे आँखों में ये वसा का जमाव होता है, जिससे हमारी जो पुतलियाँ हैं, वो बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम उसे एक्सोप्थैलेमस के नाम से जानते हैं। थैलेमस, ठीक? और क्या समझा हमने? और हमने समझा कि ये अगर अत्यधिक इसका स्राव हो रहा है तो स्त्रियों में ये रजोधर्म अनियमित करता है और पीड़ादायक होता है। ये आपने समझा थायराइड ग्लैंड के बारे में। अब जो अगली ग्रंथि है आपकी, वो है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। क्या है? अगली जो हमारी ग्रंथि है वो है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक? अगर हम इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करें, तो ये जो हमारी पैराथायराइड ग्लैंड है, ये क्या होता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पास ही छोटी-छोटी पिंडकों के रूप में उपस्थित होता है। जब आपने कल एक फिगर देखा था तो ये जो आपका गला होता है, गले के पास में यहाँ पर कुछ इस तरह से आपने देखा था थायराइड। इसी थायराइड ग्लैंड के पास छोटी-छोटी पिंडिकाओं के रूप में पैराथायराइड ग्लैंड उपस्थित होता है और ये संख्या में होती हैं 4। इनका जो आकार होता है वो मटर के दाने के जैसा होता है और यह ग्रंथियां संयोजी ऊतक की बनी होती हैं तथा इनकी कोशिकाएं कुछ गोलाकार होती हैं। ये आपने किसकी विशेषता देखी? पैराथायराइड की। ये उपस्थित कहाँ थी? तो ये थायराइड ग्लैंड के पास छोटी-छोटी पिंडकाओं में उपस्थित होती हैं और संख्या में 4 होती हैं, ठीक? अब अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ा-सा और पढ़ें, क्या है?
इस ग्रंथि में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं। जो आपकी ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं, जिसमें से एक की कोशिकाएँ पैराथार्मोन का स्रावण करती हैं। ध्यान रखिएगा, पैराथार्मोन का स्रावण कहाँ से हो रहा है? तो ये आपका अ, पैराथायरॉइड से हो रहा है, सॉरी, ये कहाँ से हो रहा है? पैराथायरॉइड से हो रहा है। पैराथार्मोन पॉलीपेप्टाइड श्रेणी का होता है। ये जो आपके पैराथार्मोन हैं जो कि पैराथायरॉइड ग्रंथ से निकल रहे हैं, ये किस श्रेणी के होते हैं? तो ये आपके होते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रेणी के होते हैं और यह हार्मोन कैल्सीटोनिन के साथ मिलकर क्रिया करता है। कैल्सीटोनिन, ये नाम थोड़ा सुना-सुना नहीं लग रहा है आपको? ज़रा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये जो आपने कैल्सीटोनिन नाम सुना, अभी-अभी सुना था, ये कौन श्रावण कर रहा था? कैल्सीटोनिन। तो ये करता क्या है? तो ये जो आपका पैराथार्मोन है, ये हार्मोन कैल्सीटोनिन के साथ मिलकर क्रिया करता है और इस हार्मोन के कुछ कार्य होते हैं। जो आप ये पैराथार्मोन देख रहे हैं, इस पैराथार्मोन के कुछ कार्य होते हैं। ज़रा हम उनके कार्यों पर भी नज़र मार लेते हैं। वो कार्य हैं क्या? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियमन करना। यानी कि ये जो पैराथार्मोन है, ये आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियमन करते हैं। साथ ही साथ शरीर में कैल्शियम की अधिकता होने पर उसे अस्थियों में पहुंचाते हैं। आपको पता है कि आपके शरीर में अस्थियों में कैल्शियम जमा होता है और यही कारण होता है आपके अस्थियों की कठोरता के। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं। क्या? कि अस्थियों में कैल्शियम का आकर जुड़ना क्या कहलाता है? और अस्थियों से कैल्शियम का हटना क्या कहलाता है? यानी कि जो कैल्शियम जाके आपके अस्थियों में जुड़ रही है, ये जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? और जो आपके अस्थियों से कैल्शियम हट रहा है, ये हटने की क्रिया क्या कहलाती है? ज़रा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हालाँकि मैं आपको बता दूँ, ये आपने कैल्शियम के चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप जाइए कैल्शियम का चैप्टर खोलिए। अगर नहीं नोट डाउन किए हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में बना है न्यूट्रिशन साइंस के नाम से फ़ोल्डर बना है। उस फ़ोल्डर को आप खोलेंगे, तो आई थिंक आपको क्लास नंबर 20 के आस-पास ये आपको मिल जाएगा। 20 या फिर 17, मतलब 17 से लेकर 20 के बीच में आपको ये मिलेगा। हालाँकि मैंने बहुत ज़्यादा शायद बता दिया, 17 या 18 ही क्लास में होगा ये। तो एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगली अगर हम चर्चा करें तो ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने पर अस्थि ऊतकों से कैल्शियम लाकर रक्त को प्रदान करता है। यानी कि जब अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है ब्लड में, अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो ये अस्थि ऊतकों से कैल्शियम को लाकर आपके ब्लड में मिलाने का कार्य करता है। कौन? ये जो आपका पैराथार्मोन है। अगला है अस्थियों एवं मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अगला है रक्त में कैल्शियम आयन की सांद्रता का नियमन करने का कार्य भी ये करता है। तो ये कुछ हमने बेसिक से कार्य देखे पैराथार्मोन के। ये आपने क्या देखा? आपने ये पैराथार्मोन का कार्य देखा। अब अगर हम चर्चा करें कि जो पैराथार्मोन है, अगर ये अल्प मात्रा में स्रावित हो रहा है या बोले तो इसकी जो स्रावण की क्षमता है वो कम है, यानी कि ये कम स्राव कर रहा है हार्मोन का, पैराथार्मोन के अल्प स्रावण का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पर? अगर हम बात करें कि ये कम स्राव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो पैराथार्मोन के कम स्रावण से टिटैनी नामक रोग होता है। अब टिटैनी नामक रोग होता है, तो इसके लक्षण ज़रा आप ध्यान रखिएगा। जैसे रक्त में कैल्शियम आयन की कमी, मांसपेशियों और तंत्रिका तंतुओं का अधिक उत्तेजित होना, पूरे शरीर में और हाथ-पाँव में ऐंठन होना, रोगी का बेचैनी एवं चिड़चिड़ापन होना, तो ये कुछ सामान्य से लक्षण होते हैं टिटैनी रोग के।
अगली बात जो करें, जो कमी के एक और प्रभाव देखने को मिलता है वो क्या होता है, तो कभी-कभी इस हार्मोन की कमी से होने वाला स्वर यंत्र की मांसपेशियाँ भी प्रभावित होती हैं, जिससे मृत्यु की शंका होती है। ये बेसिकली आपके गले में ही तो है, थायराइड के बगल में ही क्या है, ये पैराथायराइड है। तो इसके कम श्रावण से स्वर यंत्रीय मांसपेशियाँ जो हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। अगर ये प्रभावित होती हैं तो कभी-कभी व्यक्ति की मृत्यु की भी शंका हो जाती है। ठीक? अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पैराथ हार्मोन जो है ये अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, किसी भी चीज़ की ना तो अति अच्छी होती है ना तो अल्प, यानी कि अगर कोई चीज़ बहुत कम है तो भी ये नुकसानदेह है, अगर बहुत ज़्यादा है तो भी ये नुकसानदेह है। जैसे एक बहुत ही आम सा उदाहरण है, जैसे आपको मेहनत ना करना पड़े, ज़रा भी मेहनत ना करना पड़े और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, बहुत नुकसानदेह है। या आपके पास पैसा ही नहीं है, तब भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो किसी भी चीज़ की एक्स, वाई, जेड, किसी भी चीज़ की ना तो अति अच्छी होती है और ना ही उसका अल्प अच्छा होता है। तो उसी तरह से जैसे हमने देखा अल्प श्रावण से क्या हो रहा था, टिटैनी मुख्य रूप से देखा। अगर हम बात करें अति श्रावण हो रहा है तो क्या होगा? तब भी इसके दुष्प्रभाव होंगे। क्या होंगे ज़रा देख लेते हैं। अगर हम इसके अति श्रावण की बात करें तो पैराथ हार्मोन के अत्यधिक स्रावन होने से ग्रंथि में गांठें हो जाती हैं। यह गांठें उन जगहों पर कैल्शियम आयन के अत्यधिक जमाव होने से होता है। रक्त में कैल्शियम का स्तर भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ वृक्क भी कैल्शियम जमा हो जाता है, यानी कि जो आपका वृक्क है, वृक्क में भी कैल्शियम जमा होने लगता है। अगर जब वृक्क में कैल्शियम जमा होगा तो इससे पथरी होगी, वृक्क की कथरी हो पथरी हो जाएगी, सॉरी। यानी कि अगर ये आपके वृक्क में जाकर कैल्शियम जमा हो तो ये पथरी बनेगा। कहाँ पर? वृक्क में बन रहा है तो वृक्क की पथरी होगी। फलतः वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देगा और जब ये वृक्क अपना कार्य बंद कर देता है तो शरीर कोमल ऊतकों में भी कैल्शियम का जमाव होता है। ये कैल्शियम का जमाव सिर्फ हमारे अस्थियों के लिए ही अच्छा है। अगर ये हमारे और सभी जगहों पर जाकर कैल्शियम का जमाव करेंगे तो शरीर के अन्य भागों में, अन्य ऊतकों में इनका जमाव होगा तो इससे ऊतकें जो हैं वो सख्त हो जाएँगी, कड़ी हो जाएँगी और आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाएँगी। तो अगर इसका अत्यधिक श्रावण हो रहा है तो भी ये नुकसानदेह है, ठीक? तो ये आपने देखा पैराथायराइड हार्मोन के अत्यधिक श्रावण के दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव क्या था कि ये आपके शरीर में गांठें बना देगा, कैल्शियम आयन के अत्यधिक जमाव होने लगेगा और ये आपके शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ा देगा, ब्लड में कैल्शियम का स्तर बढ़ा देगा। वृक्क में भी कैल्शियम जमा होने लगेगा। अगर वृक्क में कैल्शियम जमा होगा तो वृक्क में पथरी होगी, सॉरी, कथरी तो वृक्क में क्या होगी? पथरी होगी। और जब वृक्क में पथरी होगी तो वृक्क का कार्य भी अवरुद्ध हो जाएगा। वृक्क क्या करेगा? वृक्क अवरोध हो जाएगा, ठीक? तो ये जो कैल्शियम का जमाव हो रहा है ये आपकी अस्थियों के लिए अच्छा होता है, वो भी अत्यधिक नहीं। ये आप हर चीज़ के लिए लागू कीजिए, चाहे वो आपका आयोडीन हो, चाहे आपका कैल्शियम हो, चाहे आपका फास्फोरस हो, कोई भी चीज़ हो, एक लिमिट में होनी चाहिए, हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। जैसे अगर आपके शरीर में कैल्शियम की अधिकता होती है, चलिए अब यहाँ से याद आया तो आप एक बार ये भी बता दीजिए कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा क्या कहलाती है और कैल्शियम की घटी हुई मात्रा क्या कहलाती है, ठीक? तो किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए, किसी का ना तो अल्प होना चाहिए और ना ही अति होनी चाहिए, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? आज हमने 2 ग्रंथियों पर चर्चा किया। एक तो था आपका थायराइड, दूसरा था आपका पैराथायराइड। कल की जो हमारी क्लास होगी वो ग्रंथियों की लास्ट क्लास होगी, जिसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें भी आपको कई हार्मोन के नाम ध्यान रखने हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हालाँकि जो आप ये ग्लैंड पढ़ रहे हैं,
ये आप जितनी भी ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं, इसमें आपके लिए ये हार्मोन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इन हार्मोन किस ग्रंथि से कौन-सा हार्मोन निकल रहा है और किस हार्मोन का क्या कार्य है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूछा गया था, पूछा जाएगा, अभी पूछा भी जा रहा है। तो आपको यहाँ से जितने भी हार्मोन हैं, आपको सब ध्यान रखने होंगे। जैसे कल आपने कुछ हार्मोन पढ़े थे, किसमें? आपने कल पीयूष ग्रंथि के कुछ हार्मोन्स पढ़े थे, जिसमें आपने देखा था सोमैटोट्रोपिक हार्मोन देखा था, आपने साथ ही साथ गोनैडोट्रोपिक हार्मोन देखा था, आपने एड्रिनोकॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन देखा था, आपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा था, आपने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखा था, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन देखा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखा था, आपने वैसोप्रेसिन हार्मोन देखा था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखा था। तो ये तमाम प्रकार के हार्मोन कल भी आपने देखे थे, आज भी आपने कई हार्मोन देखे, अभी कल भी आप यानी कि जो आने वाला टुमारो है, वहाँ भी आप कई हार्मोन देखने वाले हैं। तो अगर कुछ नहीं नोट डाउन करते हैं तो एक पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। आप एक तरफ से सिर्फ हार्मोन, हार्मोन के नाम लिख डालिए यानी कि हार्मोन के नाम और उसके कार्य लिख डालिएगा, किस ग्रंथि से निकल रहे हैं बस। यही इतना लिख डालिएगा, आपका काम हो जाएगा। हालाँकि आप लिखेंगे तो पूरा आपका भर ही जाएगा पेज, क्योंकि हमने अपने ये जो नोट्स बनाए हैं, उसमें यही सब लिखा है, फालतू का कुछ नहीं लिखा है, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शायद से आज मैंने आपसे 4 से 6 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आंसर ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।